हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड, जिसमें हम पढ़ रहे थे यहाँ पे जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनके बारे में। हमने देखा था कैसे जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी मदद करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे थे कि बेनिफिशियल माइक्रोब के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो माइक्रोब आता है वो है एक बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम। तो ये क्या करता है, यहाँ से दूध से दही का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहला माइक्रोब और सबसे पहला जो बैक्टीरिया है वो हमें मिल गया है जो हमारी मदद करता है। चलिए, सेकेंड हमने बात की थी यहाँ पे कि अगर हम ब्रेड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ब्रेड को हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम ईस्ट की मदद ले रहे थे। अब ईस्ट क्या है, यहाँ पे एक फंगस है, एक फंजाई है। ठीक है, हमने किस किस की बात कर ली है? हमने बैक्टीरिया की बात कर ली है, हमने फंगस की यहाँ पे बात कर ली है। दो एग्जाम्पल हमें मिल गए हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है, ये आपने देखा था कि किस प्रकार से जब हम एक डो में ईस्ट को डाल रहे थे तो कुछ ही टाइम में क्या हो रहा था, जो डो है वो हमारा फूल जा रहा था। क्यों फूल रहा है? क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है तो वो क्या करती है, इस डो को फुला देती है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इस डो को ये सॉफ्ट बना लेती है। तो ये बात हम यहाँ पे कर चुके थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनके जो मेडिसिनल यूज हैं, औषधीय उपयोग भी होते हैं कुछ माइक्रोब्स के, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स के बारे में जाना। हमने कहा कि क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, आप बहुत अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वो क्या है? पेनिसिलिन है। ठीक है, तो पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? हमने कहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। अब एंटीबायोटिक्स का यूज किस लिए किया जाता है? जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि बहुत सारे माइक्रोब, जैसे कि हमने अलग अलग प्रकार की जो फंगस होती है, फंजाई होती है, उनसे मेडिसिन का यूज होता है। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, उनसे भी यहाँ पे क्या होता है, मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया है, एरिथ्रोमाइसिन हो गया है, एजिथ्रोमाइसिन हो गया है, पेनिसिलिन हो गया है। ये क्या है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं। तीसरा यूज हमने यहाँ पे देख लिया है। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब वैक्सीन का हम निर्माण करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसमें भी जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारी मदद करते हैं। कैसे करते हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा था कि वैक्सीन क्या होती है, क्यों हम वैक्सीनेशन को करा रहे हैं। हमने कहा कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए हमें क्या होना है, रेजिस्टेंट होना है। यानी कि कोई भी जैसे वायरस क्या कर रहा है, हमें बीमार कर रहा है। अब हमने उस वायरस को लिया, उसे इनएक्टिव कर दिया है और उसी वायरस को अपनी बॉडी में डाल दिया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वैक्सीनेशन कह रहे हैं। अब क्या हुआ, हमें ये पता है कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई रोगजनक हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है, उसे पहचानती है और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। अब अलग अलग जो रोगजनक होते हैं, अलग अलग जो पैथोजन होते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है, हमारे पास एक हथियार है, हमारी बॉडी के पास एक ऐसा हथियार है जिससे कि वो क्या करेगा, जो फॉरेन पार्टिकल्स है या रोगजनक है उसे किल करेगा, उसकी ग्रोथ को रोकेगा। अब क्या होता है, हमने कहा कि अलग अलग जो रोगजनक है उसके लिए अलग अलग एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इस वायरस के लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो गया। अब हो गया तो क्या हुआ, इस बारी तो उसने उस जो वायरस को इजीली मार दिया है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में था, निष्क्रिय अवस्था में था। निष्क्रिय अवस्था से है मतलब है कि यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करेगा, यानी कि अपने नंबर में वृद्धि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी ही नहीं, क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में हमने डाला है। अब क्या हुआ, एक बार अगर कोई एंटीबॉडी बन गई है, हमने कहा किसी भी वायरस के लिए या किसी भी रोगजनक के लिए अगर एक बार एंटीबॉडी बन गई है और अगर सेम वही माइक्रोब या सेम वही रोगजनक हमारी बॉडी में फिर से एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे आसानी से डिटेक्ट कर लेती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए एंटीबॉडीज वहां पे प्रेजेंट है।
अब क्या होगा, हमारी एंटीबॉडीज इजिली क्या करेगी, उस माइक्रोब को पहचान के उसे किल कर देगी, जैसे कि बहुत सारे टीकों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। हमारे पास बहुत सारे टीके के यहाँ पे एग्जाम्पल आए हैं। तो यहाँ पे सेम ऐसी चीजें हुई थी। देखिए, हमने पोलियो का देखा, हमने यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, सारी चीजों का हमने क्या किया, वैक्सीनेशन हम करवाते हैं। तो इसमें यही चीजें होती हैं, जिससे कि क्या हो कि एंटीबॉडीज ऑलरेडी हमारी बॉडी में बन जाए, किसके प्रति, यहाँ पे जो पोलियो होगा या तपेदिक होगा, चिकन पॉक्स हो गया है, या फिर हमने यहाँ पे कोविड की भी वैक्सीन लगवाई थी। तो क्या होगा, अगर ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज है, तो अगर हम उस बीमारी से ग्रसित हो भी जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट लड़ सकती है। तो ये हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या था, बेनिफिट्स थे किसके, माइक्रोब के। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात हम कर चुके थे। चलिए, अब हमने कहा कि जो माइक्रोब हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, उन्हीं में से एक जो कैटेगरी है वो है बैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया है, राइजोबियम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ये राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अब इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि प्लांट सॉइल से क्या क्या चीजें लेते हैं। ऐसा क्या है कि जो प्लांट्स को सॉइल से चाहिए, हमने कहा पानी चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, यानी कि पोषक तत्व चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो इसी में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स को ऐड करते हैं यहाँ पे माइक्रोब, जैसे कि इनमें से एक क्या है, नाइट्रोजन है। अब हमने क्या बात की थी, हमने कहा था, आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और इसी फॉर्म में जो प्लांट्स हैं उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कराने के लिए यहाँ पे कौन काम करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे काम करते हैं। तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं, उनकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं। जब मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या होंगे, पोषक तत्व पाए जाएंगे या मिनरल पाए जाएंगे, तो क्या होगा, जो पैदावार होगी वो अच्छी होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ है। यही होता है हमारा मतलब। हमने कहा अगर कि किसी मिट्टी में जो फसल है वो अच्छे से ग्रो हो रही है, इसका मतलब कि उसकी उपजाऊ क्षमता बहुत अच्छी है। किसी मिट्टी में अगर फसल अच्छे से नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी उपजाऊ क्षमता अच्छी नहीं है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ पर भी जो माइक्रोब हैं वो क्या कर रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस कर रहे हैं। ये तो एक तरीके से था। ये हमने एक चीज देखी है कि कैसे जो माइक्रोब है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इन शॉर्ट अगर हम कहें, हमने कहा ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, और आगे भी बहुत सारी, जब आप डिटेल में जानोगे नाइट्रोजन साइकिल को, तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि यहाँ के प्रोटीन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक चीज देखी। अब क्या होता है, हमने क्या कहा था, हमने जब बात की थी यहाँ पे, हमने कहा था कि जो मेन्योर होता है, जो खाद होता है, तो खाद के निर्माण में भी कौन मुख्य भूमिका निभाते हैं, माइक्रोब यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं या अपघटक कहते हैं। ये आप में से ही एक बच्चे ने आंसर दिया था कि जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, खाद का यहाँ पे निर्माण करते हैं। इससे भी क्या हो रहा है, जब खाद का निर्माण होगा तो खाद में बहुत सारे क्या होंगे, पोषक तत्व होते हैं, जो कि मिट्टी में मिलाने पर क्या आते हैं, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। प्रीवियस चैप्टर में हमने दो चीजें पढ़ी थी, हमने फर्टिलाइजर्स पढ़ा था, हमने मैन्योर पढ़ा था, और दोनों में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा दोनों ही क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि दोनों में बेनिफिशियल क्या है, दोनों में ज्यादा अच्छा क्या है, सबसे उत्तम मिट्टी के लिए क्या होगा। तो हमने कहा था अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स का जो निर्माण है वो केमिकल से हुआ था, और केमिकल्स का जहाँ पे भी हम अधिक यूज करें, चाहे हम मनुष्यों पे करें, चाहे हम मिट्टी पे करें, चाहे पेड़ पौधों पे करें, उसको क्या, वो अपने नकारात्मक प्रभाव वहाँ पे दिखाता है। सेम यही मिट्टी के साथ भी हुआ। जब हम अगर अधिक फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे और कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो मिट्टी है उसको क्या करती है, उसके जो गुणधर्म है उसे नष्ट करती है। मिट्टी में जो माइक्रोब होते हैं उन्हें क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। वहीं अगर हम खाद की बात करें तो खाद ने क्या किया, एक तो मिट्टी में पोषक तत्वों को जोड़ा, प्लस ये क्या करता है, मिट्टी में जो माइक्रोब होते हैं, जो
हमारे लिए बेनिफिशियल या मिट्टी के लिए जो बेनिफिशियल माइक्रोब होते हैं उन्हें ऐड करता है। तो इससे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये हानिकारक प्रभाव नहीं दिखा रहा है, बल्कि मिट्टी के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, खाद होता है, जिसे हम मेन्योर भी कहते हैं। और कौन उसे बना रहे हैं, हमने कहा अपघटक उसे बना रहे हैं, यानी कि डिकम्पोजर्स उन्हें बना रहे हैं। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, यहाँ पे माइक्रोब होते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो यही है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन होता है माइक्रोब का वो क्या है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण की सफाई कौन कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोब कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कैसे माइक्रोब यहाँ पे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी कुछ देर पहले। हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे कि जो भी जब यहाँ पे खाद का निर्माण हो रहा था, जब यहाँ पे मेन्योर का फॉर्मेशन हो रहा था, तो कहाँ से हुआ, हमने कहा जैविक कचरे से हुआ। अब जैविक कचरा क्या, आप अच्छे से समझते हैं यहाँ पे जैविक कचरे के बारे में। जो भी कचरा किसी जैविक पदार्थ से हमें मिल रहा है वो क्या है, जैविक कचरा है। जैसे कि हमने कहा किसी की भी डेड बॉडी है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई चाहे ह्यूमंस है, पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, उनकी जो डेड बॉडी है वो क्या है, यहाँ पे जैविक कचरा है, क्योंकि वो जो वेस्ट आया है वो कहाँ से आया है, लिविंग बींग से आया है। हमने कहा यहाँ पे कोई जो सूखा पेड़ है या पत्तियां हैं, फल सब्जियों के छिलके हैं, ये जो कचरा आया है कहाँ से आया है, लिविंग से आया है, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, जैविक कचरा कह रहे हैं। तो अब हमने क्या बात की, हमने कहा जो जैविक कचरा है, अगर ये कचरा इसका निपटन ना हो और ऐसे ही ये कचरा इकट्ठा होता रहे तो क्या होगा, एक तो क्या है कि पूरे के पूरे जो हमारी जमीन है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा दुर्गंध भी निकलने लगती है, और ऐसे करके हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने क्या देखा कि कोई डेड बॉडी है, यहाँ पे किसी पशु की क्या है, वहाँ पे मृत शरीर पड़ा हुआ है। आप कुछ दिन बाद वहां पे गए, आपने देखा वहां पे सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, बाकी वो जो भी वहां पे जो मसल्स थी वो वहां पे नहीं है। ऐसा ही हम क्या करते हैं, जो फल सब्जियों के छिलके होते हैं हम उन्हें इकट्ठा करते हैं, एक जगह पे हम उन्हें रख देते हैं या फिर एक गड्ढे में हम उन्हें डाल देते हैं, और कुछ टाइम बाद अगर आप वहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे क्या है, वो सारी चीजें एक मिट्टी में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। क्या हुआ, ये यहाँ पे जो माइक्रोब से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो कचरा था उसका अपघटन कर लिया है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस यहाँ पे हो गई है, यानी कि जिसे हम निम्नीकरण कहते हैं। तो क्या हुआ, वहां पे जो माइक्रोब थे उसने वो जो कचरा था उसे एज अ फूड कंज्यूम किया, यानी कि अपने भोजन के रूप में उसे क्या किया, ग्रहण किया, और धीरे धीरे करके उस कचरे का वो निम्नीकरण करते चले गए और उस कचरे को उन्होंने खाद में परिवर्तित कर दिया है। क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ भी हो गया है, हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, खाद भी मिल गई है। ठीक है, यही चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने कहा सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स have the ability to decompose dead organic matters and convert them into simpler substance or manure that can be reduced for animal or plants, making the environment clean। यानी कि कुछ सूक्ष्म जीवों में मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने और उन्हें सरल पदार्थों या खाद में परिवर्तित करने की क्षमता होती है, जिसे जानवरों या पौधे के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट जब क्लीन हो रहा है वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमें हमारी किचन में कोई चीजें चाहिए, हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंट है। हमें अगर दवाइयाँ चाहिए, हम बीमार हैं, तो वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे हमने क्या देखे हैं, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज देखे हैं। अब आप अगर आपसे कहा जाए कि किस प्रकार से यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। क्या हमें दिखाई दे रहा है, एक डेड बॉडी है, और एक डेड बॉडी क्या हो रही है, वहां पे मिट्टी में कन्वर्ट हो जा रही है। देखिए ये प्रोसेस इतनी क्विक नहीं है जितनी क्विक आपको दिखाई दे रही है, इसमें टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या, अल्टीमेटली जो डेड बॉडी है वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो मिट्टी बनी है, इस डेड बॉडी से जो मिट्टी बनी है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे। इसी को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमें माइक्रोब नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, डीकम्पोजर्स होंगे। इससे क्या हुआ, एक तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो गया है, यानी कि दूसरा हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित होने से बच गया है। तीसरा क्या हुआ, यहाँ पे जो माइक्रोब्स है उनकी संख्या बढ़ गई है। कैसे बढ़ी, क्योंकि जैसे जैसे हमें
जैसे जैसे जो माइक्रोब है उन्हें खाना अगर ज़्यादा मिलेगा तो उनकी संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी, और अगर माइक्रोब वहाँ पे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ यहाँ पे होगी। तो ये हमने क्या देखे, ये हमने देखे कि किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेली लाइफ में हमारी मदद करते हैं। आपने कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं उन ऑर्गेनिज्म के जो कि हमारे मित्र हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल आपको कराए गए हैं, एक तो आपको वो याद रखने हैं, सेकेंड आपको ये याद रखना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया है, जैसे कि ईस्ट हो गया है, जैसे कि आप पेनिसिलियम हो गया है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे उन माइक्रोब्स की जो कि हमारे शत्रु होते हैं। शत्रु का मतलब है कि जो कि हमें बीमार करते हैं और जो कि हमारे पे अपना नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट राइटिंग हमारे पास आती है हार्मफुल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे उन माइक्रोब्स के बारे में कि जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। क्या बात की हमने कहा, दे कैन बी हार्मफुल इन न्यूमरस वेज टू ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, कॉज डिजीज। यानी कि ये क्या होते हैं, वे मनुष्यों, पौधों और जानवरों के लिए कई तरह से हानिकारक हो सकते हैं और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अब जो माइक्रोब है वो सिर्फ ह्यूमंस यानी कि मनुष्यों को ही बीमार नहीं करते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे अदर एनिमल्स हो, ये सबको ही क्या करते हैं, बीमार करते हैं। आपने देखा होगा कि जो फसल होती, कभी कभी फसल खराब हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई फसल है उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ लग जाता है, तो क्या हो रहा है, वहां पे फंगस लग रही है। जो फंगस है वो प्लांट पे लग रही है और उसने पूरी फसल को खराब कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा कि जो माइक्रोब होते हैं वो न सिर्फ हमें बीमार करते हैं बल्कि प्लांट्स को भी बीमार यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा एज स्टेटेड द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन बाय अ नेम ऑफ पैथोजेंस। यानी कि जैसे कि कहा गया है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोग जनकों के नाम से जाना जाता है। अब अलग अलग देखेंगे हम कि कैसे मनुष्यों में कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो हमें बीमार करते हैं, प्लांट में कौन सी बीमारियां होती हैं, उन्हें बीमार कौन करता है, प्लस वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं। देखिए हमें तीन चीजें यहाँ पे पढ़नी है। आपकी बुक में पूरी एक टेबल दी गई है, उसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो रोगजनक है यानी जो पैथोजन है उसका नाम दिया गया है। अब जो जो रोगजनक है वो कौन से रोग को उत्पन्न कर रहा है, रोग का नाम आपको दिया गया है। और तीसरी कैटेगरी में आपको बताएगी कि वो ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी कि उस रोग का संचरण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। नॉर्मली हम तीन चीजें देखते हैं, हमने कहा वायु के द्वारा, भोजन के द्वारा और पानी के द्वारा क्या होता है। यहाँ पे जो रोग है, जो डिजीज है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। तो यही चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी है, देखनी है। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आती है, हमने कहा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। सबसे पहले उन माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे जो कि ह्यूमंस में क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, हमने कहा द हार्मफुल पैथोजेंस एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमंस बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर और फूड। आपको बताया जा रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं, देखिए हमने क्या कहा, हमारे चारों ओर असंख्य मात्रा में क्या है, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही प्रकार के हैं, बेनिफिशियल है तो हार्मफुल भी हैं। यानी कि वैसे भी हैं जो नकारात्मक प्रभाव हम पे दिखाते हैं और वो भी हैं जो कि सकारात्मक प्रभाव हम पे दिखाते हैं। लेकिन जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, हमने कहा हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और भोजन के माध्यम से ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में एंटर करते हैं या प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा they can then spread to others by contact with the infected person or through an animals or insect। अब ये कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, उसमें जो माइक्रोब थे, जो सूक्ष्म जीव थे, उन्होंने कैसे एंटर किया, या तो पानी के द्वारा, अगर उसने दूषित पानी को पी लिया है, अगर उसने दूषित भोजन को खा लिया है, अगर वह ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे क्या थे, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव वहाँ पे थे, ऐसी हवा में वो थे, तो जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने उस व्यक्ति के बॉडी में एंटर कर लिया है। अब वो जो माइक्रोब थे वो क्या करेगी, उस इंसान को बीमार करेंगी और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेंगी, तो आपको बताया गया है कि फिर वे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में या किसी जानवर या कीट के माध्यम से दूसरे में फैल सकता है। अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा, या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है। हमने क्या देखा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो टच करने से फैल जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा
टच करने से, या कोई छींक रहा है हमारे सामने, किसी को कफ हो रहा है और अगर हम उसके सामने हैं तो वो क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे कि जो कोल्ड होता है, आपने देखा होगा जब किसी को कोल्ड होता है और उसे छींक आती है तो अब क्या होगा, छींक के द्वारा जो माइक्रोब्स हैं वो हवा में तैरने लगे हैं, और अगर आप उस व्यक्ति के बहुत सामने खड़े हैं तो आसानी से वो जो माइक्रोब होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इसी प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से क्या होता है, जो बीमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रमित बीमारी कहते हैं, या फिर कम्युनिकेबल डिजीज हम इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, किसी जानवर या किसी कीट के माध्यम से भी फैलता है। देखिए हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे कीट होंगे जैसे कि मॉस्किटो हो गया है, और भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, बीमारी को उत्पन्न तो नहीं करेंगे लेकिन बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला देते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी हमारे पास आएगा, हम देखेंगे कि बीमारी को कोई और उत्पन्न कर रहा है लेकिन बीमारी को फैलाने में कोई और यहाँ पे क्या है, शामिल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर और कॉन्टैक्ट आर टर्म्ड कम्युनिकेबल डिजीज। हमने क्या कहा कि वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाती हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। यही हमने कहा है कि वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी या संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग से मतलब है कि जिनका संचरण हो रहा है, जो फैल रहे हैं, ठीक है, या संक्रमित हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट हमने क्या देखा, अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्लेग हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया है, द करंट कोविड-19 इन्फेक्शन। यानी कि उदाहरण में क्या है, प्लेग है, चिकन पॉक्स है, तपेदिक है, सामान्य सर्दी है, और क्या है, कोविड-19 है। ये सारी ही जो बीमारियां हैं ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है कि हम क्या, ये जो बीमारियां हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाती हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेबल डिजीज वही होती हैं जो कि किसी माइक्रोब के द्वारा होती हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भी आप बीमारी को ले लेंगे, ये क्या होती है, किसी न किसी माइक्रोब के द्वारा यहाँ पे होती है। चाहे आप कोविड-19 को लेंगे, चाहे आप यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी को लेंगे, दोनों ही क्या हो रही हैं, किसी माइक्रोब से हो रही हैं। जैसे कि अगर हम टीबी की बात करें तो किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो किससे होता है, ये वायरस से होता है। यानी कि वो डिजीज जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं वो मोस्टली किससे होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, क्योंकि यही जो चीजें होती हैं बहुत सूक्ष्म होती हैं जो कि ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कैंसर की, तो कैंसर ऐसे ट्रांसमिट नहीं होता है। तो आपको क्या याद रखना है, आपने देखना है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं और उसके एग्जाम्पल को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रोगों के, कि कौन से रोग होते हैं यहाँ पे ह्यूमंस में, किसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं और किसके द्वारा ये फैलते हैं। दो इमेज आपके पास आती हैं, एक आप देखेंगे मलेरिया के बारे में, एक आप देखेंगे यहाँ पे मलेरिया के बारे में, और एक आप देखेंगे डेंगू के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, ये जो दोनों चीजें होती हैं उत्पन्न करने वाले माइक्रोब कोई और होंगे और फैलाने वाले कीट कोई और होते हैं। तो हमने क्या देखा, जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा फैलता है, यहाँ पे हमने कहा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा ये क्या होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन फैलेगा किसके द्वारा, हमने कहा यहाँ पे जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाती है। देखिए क्या हुआ, जो प्लाज्मोडियम है वो समहाउ किसी व्यक्ति की बॉडी में उसने एंटर कर लिया है। ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान रखने की प्लाज्मोडियम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमने कहा प्रोटोजोआ से ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो क्या हुआ, जो प्लाज्मोडियम है वो क्या हुआ, किसी व्यक्ति की बॉडी में उसने एंटर कर लिया है, चाहे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या दूषित भोजन के द्वारा। अब उस व्यक्ति में क्या हो गया है, उसने वहां पे उसे मलेरिया वहां पे कॉज कर दिया है। अब वो व्यक्ति क्या हो गया, यहाँ पे संक्रमित हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होगी वो क्या करेगी, उस व्यक्ति को वहां पे बाइट करेगी, उस व्यक्ति को काट लेगी। इससे क्या होगा कि जो कुछ अमाउंट होगा ब्लड का वो जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में आ जाएगा। अब यही मॉस्किटो किसी दूसरे व्यक्ति को जब काटेगा
तो वहां पे क्या होगा, ये जो प्लाज्मोडियम है, अब क्या हुआ, प्लाज्मोडियम भी उसके साथ आ गया है। ये जो प्लाज्मोडियम है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा, क्योंकि क्या है, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है और आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो क्या चीजें हमने सीखी, हमने सीखा कि जो मलेरिया है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, और फैलता किससे है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फीमेल है, मेल नहीं है, ठीक है, ये बात हमने कर ली है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डेंगू की, तो डेंगू किससे होता है, हमने कहा डेंगू होता है एक वायरस से जिसे हम फ्लावी वायरस कह सकते हैं। किससे होता है डेंगू, एक वायरस से होता है, लेकिन फैलता किससे है, हमने कहा फीमेल एडिस मॉस्किटो। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं कि बीमारी को उत्पन्न कोई और कर रहा है और फैला कोई और रहा है। यहाँ पे जो डेंगू होगा वो वायरस से हो रहा है और फैला कौन रहा है, फीमेल एडिस मॉस्किटो यहाँ पे फैला रही है। अब आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के नाम क्या है, अलग अलग हैं। मलेरिया को कौन फैला रहा है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो फैला रही है, और डेंगू को कौन फैला रहा है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। दोनों के आपको यहाँ पे इमेजेस दी गई हैं, आपने क्या करना है, दोनों के नाम लिखने हैं और ये देखना है कि जो दोनों बीमारियां हैं उसे उत्पन्न कौन करता है और फैलाता कौन है। इमेज को ध्यान से देखिए और डिफरेंस को देखिए दोनों में। चलिए, तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको यहाँ पे क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, आपके पास एक टेबल आती है जिसमें आपको बताया गया है कुछ जो डिजीज है उनके नाम बताए गए हैं, उन डिजीज को कौन उत्पन्न करता है, उनके आपको नाम, उन माइक्रोब के आपको नाम दिए गए हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताया गया है, यानी कि कैसे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं वो आपको बताया गया है। सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। तो किसके द्वारा होता है ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। देखिए अब आपको जो बैक्टीरिया है उसके दो एग्जांपल मिल गए हैं। हमने एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया था, वो हमारी क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। वो बैक्टीरिया क्या है, हमारा फ्रेंड है, क्योंकि हमें मदद कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, दही प्रोवाइड करा रहा है। वहीं दूसरा जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है जो बीमारी है, उसे क्या कर रहा है, एक बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, ठीक है। और किसके द्वारा ये जो बीमारी है किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, हमने कहा हवा के द्वारा होती है, यानी एयर के द्वारा होती है। पहली डिजीज आपको मिल गई है। सेकंड यहाँ पे आता है मीजल्स आता है, और ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, और किसके द्वारा फैलेगा, एयर के द्वारा फैलेगा, यानी कि हवा के द्वारा फैलता है। तीसरी जो बीमारी हमारे पास आती है वो है चिकन पॉक्स, और चिकन पॉक्स भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, और फैलता कैसे है, ये एयर के द्वारा होगा या कॉन्टैक्ट के द्वारा यहाँ पे फैलता है। नेक्स्ट हमने बात की है पोलियो की, और पोलियो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, और कैसे फैलेगा ये, हवा के द्वारा या कॉन्टैक्ट करके ये क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कोलेरा की, और कोलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और कैसे फैलेगा ये, दूषित पानी या दूषित भोजन को ग्रहण करने पे ये क्या होगा, फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। नेक्स्ट हमने देखा टाइफाइड, और टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और कैसे फैलेगा टाइफाइड, यहाँ पे जो दूषित पानी अगर कोई ग्रहण करेगा तो उससे क्या होगा, टाइफाइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। नेक्स्ट हमने बात की है हेपेटाइटिस बी की, और किससे फैलता है, ये वायरस से फैलेगा, वायरस से होता है ये, और फैलेगा किससे, वाटर से फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है मलेरिया की, और मलेरिया को प्रोटोजोआ कॉज करता है। प्रोटोजोआ का क्या नाम है, अभी हमने बात की थी, हमने कहा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से फैलेगा जो कि क्या है, प्रोटोजोआ है, और फैलेगा कैसे, मॉस्किटो के बाइट से, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कहा, स्लीपिंग सिकनेस होती है जो कि प्रोटोजोआ से होता है, और यहाँ पे एक फ्लाई के द्वारा ये क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो आपने क्या करना है, सारे डिजीज के आपको नाम याद रखने हैं, किनके द्वारा वो डिजीज होती हैं वो आपको नाम याद रखना है, और ट्रांसमिट कैसे होता है ये भी आपको क्या करना है, नाम याद रखना है। तो क्लास हमने यहाँ पे देखा कि जो माइक्रोब होते हैं वो ह्यूमंस में कौन कौन सी बीमारियों को कॉज करते हैं और किस प्रकार से वहाँ पे क्या करते हैं, बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।